हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस कि टीचिंग एग्जाम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें जो हिंदी विषय होता है उसकी तैयारी हम कैसे करें। टीचिंग एग्जाम्स आपको सभी को पता है, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, इन सब में हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं ये हमको आज यहाँ पर जानना है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम एक एक करके यहाँ पर एग्जाम का मैं नाम लिखती जाऊंगी, क्या वेटेज रहता है, कितने नंबर का आता है, उस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हम सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट में क्या होता है, 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, जिसमें ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। 15 नंबर का यहाँ पर कंटेंट आता है और 15 नंबर की सब्जेक्ट पेडागोजी आती है। सब्जेक्ट पेडागोजी और यहाँ पर ये 15 नंबर का कंटेंट, जिसमें आएगा आपका क्या, दो पैसेज आएंगे, एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का। ठीक, अब क्या बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि जो कंटेंट है उसके लिए, और अगर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें ग्रामर पढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, व्याकरण जो है वो पूछा तो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज रहते हैं, एक जिसमें आपका गद्य रहता है, एक पद्य रहता है, तो उसी में से अंदर से ही एक एक दो क्वेश्चन ही ग्रामर के निकाल लेते हैं। जैसे अगर किसी भी गद्य या पद्य में सूर्य वर्ड आया है तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्याकरण पढ़ना है पर बहुत ज्यादा ही केवल व्याकरण नहीं पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद इस कंटेंट की तैयारी के लिए जितने आप गद्य और पद्य की प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या नॉर्मल जो 9th-10th की जो बुक है वो पढ़ सकते हो आप, ताकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस हमको बहुत जल्दी से निकालने आ जाते हैं। जैसे कोई भी एक पूरा पैराग्राफ है, उसमें पूछा गया कि इस जो, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि लीला जो है वो इंदौर में रहती है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि लीला कहाँ रहती है, तो भाई इंदौर में। तो इस तरीके से अगर हम ये चैप्टर रीड करेंगे और फिर उनसे क्वेश्चन बनाने का और उन क्वेश्चन के आंसर्स निकालने का अगर हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे तो पैसेज में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो सबसे ज्यादा टाइम ये पैसेज ही ले लेते हैं, ये जो गद्य और पद्य होते हैं सबसे ज्यादा टाइम यही ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनको पहले रीड करना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन रीड करने होते हैं। तो इसका एक तरीका यहाँ हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले आप पूरा पैसेज रीड मत करो, आप पहले क्वेश्चन रीड कर लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। एक बहुत फटाफट टाइप कह सकते हैं कि हाँ, एक बार सरसरी निगाह से ये क्वेश्चंस देख ली हमने और फिर अब हम पैसेज पढ़ेंगे, चाहे गद्य चाहे पद्य। फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन माइंड में रहता है कि हाँ, इस तरीके से ये वर्ड मेंशन हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। पेंसिल से आप हाईलाइट कर सकते हैं, एग्जाम में इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहता है अगर ऑफलाइन है तो थोड़ा सा आपने हाईलाइट करा, तो अब जब आप वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख जाएंगे कि हाँ यार, ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से जल्दी हो जाता है। लेकिन क्या है, अगर हम पहले पूरा पैसेज एक एक करके एक एक लाइन उसकी रीड कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन पर जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन से वापस पैसेज पर जा रहे हैं, तो डबल टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। सब्जेक्ट पे यहाँ पर देखो, अगर आप चाहें तो लूसेंट की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, सिकवाल पब्लिकेशन है वो पढ़ सकते हैं, जो भी बुक आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की आती है वो पढ़ सकते हैं। मतलब बुक का कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं रहती है। जो बुक आप चाहते हैं या जो बुक आपके पास है, जिस बुक से आप पढ़ना चाहें, सारी बुक्स अच्छी होती है, बस थोड़ा सा ऑथेंटिक हो, गलतियां बहुत कम हो। फिर अगर हम सब्जेक्ट पेडागोजी की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये याद रखना, मैंने हर बार बताया है, जितना अच्छा आपका बाल विकास पर पकड़ होगी, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, आप सब्जेक्ट की पेडागोजी उतनी अच्छी बना लोगे। क्यों बना लोगे, क्योंकि सीटेट क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, यहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। यहाँ पर फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं कि भाई फैक्ट्स दे दिए, फैक्चुअल चीजें यहाँ पर नहीं पूछी जाती, बहुत कम है। और सब्जेक्ट की पैरागोजी में तो कि अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी की शिक्षिका हैं तो आप क्या करेंगी, इस तरीके से बहुत सारे चीजें घुमा फिराकर उसी तरीके से पूछा जाता है। तो बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, समावेशी कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो कंसेप्चुअल जहां क्वेश्चन आ रहा है वहां तो रटने की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट्स क्या होते हैं, एग्जाम टाइम में भी कंसेप्ट्स बन जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और हम रटकर कहां तक जाएंगे कि हाँ ये इस तरीके से होगा, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अगर कोई थ्योरी का नाम पूछ रहा है तो हम फिर भी उसके साइकोलॉजिस्ट का नाम पता कर सकते हैं और उसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट की बात आ रही है कि आपको बच्चे को कक्षा में आगे बिठाना है, या जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो ये सब तो कंसेप्ट
क्लियर की बात हो जाती है। तो जितनी अच्छी आप सीडीपी पर पकड़ बनाओगे उतना अच्छा आपका सब्जेक्ट का जो पेडागोजी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, वेदर इट इज इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, इवन ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी भी, किसी भी तरह की पेडागोजी हो, सीडीपी बहुत ज्यादा अच्छी होनी ही चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जहां पर आते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस करो, रटने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सीटेट की बात हो गई। सेम यहाँ पर देखो एमपीटेट में भी यही हाल है, ये पूरा एमपीटेट है। एमपीटेट में अगर हम सीडीपी की बात करते हैं तो केवल सीडीपी फैक्चुअल आ जाता है, मतलब 20 और 10 वाला वेटेज अगर हम लेकर चले। अगर हम थोड़ा सा सीडीपी की बात कर ले, थोड़ा यहाँ पर देखना कि अगर सीडीपी की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 नंबर आपके फैक्चुअल आते हैं, 10 नंबर कंसेप्चुअल आते हैं सीडीपी में। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो एज इट इज आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि व्याकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। व्याकरण वहां ध्यान देना है जहां पर पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करें व्याकरण कहाँ पूछी जाती है, तो देखो रीड हो गया आपका, रीड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, व्याकरण अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसेज भी आएंगे, फिर उसके बाद अलग से आपके व्याकरण के क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे कारक है, संज्ञा है, ठीक है, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, फिर संधि है, समास, इस तरीके से ये सब चीजें भाई, विलोम शब्द, पर्यायवाची तो खैर हमें पैसेज में भी गद्य पद्य में भी पूछ लिए जाते हैं, ये सब चीजें तो करनी ही करनी है। तो इस तरीके से कुछ चीजें अपने हिसाब से भी आप सोचो। अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो उठाओ, उनको देखो कि हाँ पैसेज पूछे जा रहे हैं प्लस व्याकरण भी पूछी जा रही है, तो हमें तैयारी कैसे करनी है। क्या हमें 9th और 10th की बुक पढ़नी चाहिए? तो हाँ, यहाँ मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि उसी बोर्ड की आप, जैसे ये राजस्थान बोर्ड है तो उस बोर्ड की आप 9th और 10th की बुक पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस हमको आ रहे होते हैं, हालांकि यहाँ टाइम नहीं कम पड़ना चाहिए, क्योंकि भाई 150 मिनट है, 150 ही क्वेश्चन है, तो टाइम तो ऐसा कम नहीं पड़ता है। पर क्या होता है, सीडीपी के क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स पेडागोजी के क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाते हैं, मैथ्स टाइम ले लेता है, जो गद्य पद्य या इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं वो टाइम ले लेते हैं। तो हो सकता है कि कभी कम पड़ जाए, तो पैसेज के लिए प्रैक्टिस करके जाओ, यहाँ पर टाइम बचा सकते हो। सीडीपी के जितने क्वेश्चन लग सकते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो फटाफट देखते ही साथ समझ आ जाता है। जहां पर जैसे ये नहीं लिख दिया, कोई भी अच्छी चीज है और बाद में उन्होंने नहीं लिख दिया, तो वो सब चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से खुद से कुछ कुछ समझ में आने लगता है। जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो ये सब चीजें हमारे माइंड में खुद से आने लगती हैं। तो बस ये है कि अपना सबसे पहले तो ये देखो कि भाई अभी हमारा सीटेट अगर क्लियर नहीं हुआ है और अगर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है। लेकिन अगर हमने रीट का फॉर्म भरा है तो रीट में किस तरीके से आता है, जैसे अगर हम DSSB की बात करें तो यहाँ पर तो भाई व्याकरण ही व्याकरण है, तो व्याकरण पर ज्यादा ध्यान देना पड़े। तो इस तरीके से ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या उनके पीछे का लॉजिक है, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट की पेडागोजी कहीं पूछ नहीं रहे हैं, और अगर हम वे वजह उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज बाकायदा उसके नोट्स बनाए जा रहे हैं, या फिर जहां ग्रामर नहीं आ रही है बाकायदा हम उसका पूरा जो व्याकरण है वो करके बैठे हुए, तो देखो ये तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। हालांकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, लेकिन जिस एग्जाम ओरिएंटेशन को लेकर हम पढ़ रहे हैं कि हाँ ये हमारा एग्जाम है, इस तरीके से हमको तैयारी करनी है, तो वहां तो देखो टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम बात करें EMRS की, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, तो यहाँ पर भी 10 नंबर की आती है, तो थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा किसी पर जोर नहीं देंगे, बट हाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे। फिर KVS में भी आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो वहां पर भी हम ये सब चीजें लेकर चलेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट ही है, ये तो इतना कंपलसरी है, मतलब हर एग्जाम के लिए पैटर्न पता चलता है भाई, मॉडरेट लेवल है, हायर लेवल है, लो लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या रह रहा है, बार बार ये रिपीट होते हैं क्या क्वेश्चन। जैसे DSSB में देखो, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं कि DSSB में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। DSSB टीचिंग, नॉन टीचिंग, इन सब के आप एग्जाम लगाकर देखो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको खुद पता चल जाएगा इनका पैटर्न सेम रहता है। जो पार्ट A की बात कर रही हूं मैं, तो यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है, तो इस तरीके से। फिर मैंने बोला भाई पेडागोजी अगर आपको पढ़नी है, हिंदी पेडागोजी, ठीक है, ये आप फिर अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं केवल जो
मैंने पढ़ी है या जो मुझे ठीक लगी बस वही सजेस्ट करूंगी। सिखवाल पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या करा है, पूरा व्याकरण दिया हुआ है, पहले थ्योरी दी है, फिर उसके एमसीक्यूज दिए हैं और फिर पीछे वाले पोर्शन में पूरा डिटेल में थ्योरी में पेडागोजी जो शिक्षण विधियां होती हैं, हिंदी शिक्षण विधियां जो होती हैं उसको पहले डिटेल में बताया है और फिर एमसीक्यूज दिए। इस वजह से मुझे ठीक लगती है कि भाई पहले आप थ्योरी दे दो, बच्चे थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर वो क्वेश्चन लगाते हैं फिर भी उनको दिक्कत आती है तो वो वापस एटलीस्ट थ्योरी तो पढ़ लेंगे, उनको पता तो चल जाएगा। और व्याकरण और शिक्षण विधियां अगर हमको किसी एक ही बुक में मिल रही हैं तो भाई उससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो हिंदी सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, टीचिंग एग्जाम की ही बात करना था मुझे कि भाई सीटेट है, एमपीटेट है, रीट है और यूपीटेट में भी आपको व्याकरण पर तवज्जो देना पड़ेगा। तो देखो अब जिस एग्जाम के ओरिएंटेशन में आप पढ़ रहे हैं बस आप उसको ध्यान में रखो, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है कि बस किसी ने कह दिया व्याकरण नहीं आनी है तो हमको पढ़ना ही नहीं, पता चले हम यूपीटेट DSSS इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें पहले सोच लो, समझ लो किस एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या करना है। हर एग्जाम के पीछे भी मत भागो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम ये कहते हैं हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, पेडागोजी ये सब तो भाई आनी ही आनी है, तो हम हर एग्जाम का फॉर्म फिल कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई एक दो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप 5-5 फॉर्म भर रहे हैं तो देखो अंतर तो आता ही आता है। यहाँ व्याकरण पूछ ली, यहाँ पैसेज पूछ लिए, वहां शिक्षण विधियां पूछ ली, तो क्या क्या पढ़ोगे। और टाइम लिमिटेड रहता है कि भाई 2 से 3 महीने मिलते हैं नोटिफिकेशन के बाद, या एग्जाम जब फॉर्म फिल हो जाते हैं तो 2 महीने ही मिलते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ेगा। एग्जाम बिल्कुल ओरिएंटेड रहो, हाँ इसकी तैयारी करनी है, किसी वजह से नहीं निकल पाया हम दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, हम वापस से कोशिश करेंगे। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल बहुत सारे फॉर्म फिल कर दिए, सारे एग्जाम के फॉर्म फिल कर दिए, टीचिंग, नॉन टीचिंग। हाँ बस ये हो सकता है कि अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि 5 भी भर दो। मैं तो हालांकि केवल 2 से 3 ही एडवाइस करूंगी, क्योंकि देखो वैकेंसीज नहीं आती हैं और जिसमें भी अगर वैकेंसी देखने को मिल जाती है तो मन हो ही जाता है कि यार हम इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों ना इसका भी फॉर्म फिल कर दिया जाए, इसका भी कर दिया जाए, देख लेंगे, जाकर देख लेंगे, एग्जाम दे देंगे, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। तो फिर भी पढ़ सकते हो। बट हाँ टीचिंग नॉन टीचिंग इंक्लूड मत करना। आप सोचो कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो और एसएससी CHSL का भी फॉर्म फिल कर दो, एमपी कांस्टेबल वाला भी फॉर्म फिल कर दो, यूपीएसआई का भी फॉर्म फिल कर दो और पीएससी का भी फॉर्म फिल कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेड रहो। टीचिंग एग्जाम है उसमें भले फिर भी 2 से 3, क्योंकि थोड़ी सिमिलैरिटीज तो रहती है। लेकिन अगर आप सोचो कि रीट और एसएससी CHSL के बीच में अब हम फंस गए कि हम प्रिपरेशन क्या करें, तो ऐसी जगह तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि फॉर्म फिल करना ही नहीं चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो इसी टॉपिक पर थी कि हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट, KVS, NVS और EMRS, DSSS इस तरीके से टीचिंग एग्जाम्स की अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रही हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्यावरण और पर्यावरण की जो शिक्षण विधियां हैं उनको कैसे तैयार किया जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।